इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और सिंथेसिस के बारे में। दोनों बड़े बहुत इंपॉर्टेंट एलएक्यू हो सकते हैं यदि एग्जाम में आए। उनसे रिलेटेड दो चार डिसऑर्डर्स की भी बारे में बात करेंगे, वैसे ज़्यादा है नहीं है। ये सिंपल सी बात है, मेन आपसे पूछा जा सकता है पेपर्स में, क्योंकि ये अब फैटी एसिड सिंथेसिस ब्रेकडाउन आप पहला नया पढ़ रहे हैं, ये कहीं आया हुआ नहीं है कार्बोहाइड्रेट की तरह। तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में बात की जाए तो तीन चार टाइप के से रहते हैं। तो अल्फा ऑक्सीडेशन, एक ओमेगा ऑक्सीडेशन, एक बीटा ऑक्सीडेशन, और एक तरीके से हमारा रहता है ऑड चेन फैटी एसिड के लिए भी ऑक्सीडेशन रहता है। उसमें बीटा ऑक्सीडेशन ही रहता है, उसमें ज़्यादा कंसीडर करेंगे नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन रहता है। अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन इसमें नहीं आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन की। बीटा ऑक्सीडेशन में बात की जाए तो मेन जो क्या चीज़ें आती है बीटा ऑक्सीडेशन में, मेन क्या होता है हमारा, ये तो बीटा कार्बन पे इस तरीके से अलग हुआ, ये पता लग रही है हमको। अब बीटा कार्बन कैसे हो जाता है, तो इस तरीके से हमारा COOH हो गया, फिर आ गया हमारा ये CH2 आएगा इस तरीके से। फिर उसके अलावा फिर क्या आ गया हमारा CH2, ये CH3 है। तो ये जस्ट जोड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, फिर बीटा कार्बन होता है। तो जहाँ पर भी ब्रेक आएगा वो तरीके से बीटा कार्बन वाले बॉन्ड पे आएगा इस तरीके से। तो अल्फा और बीटा के बीच में ब्रेक आता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ब्रेक होते चलेंगे, एनर्जी बनती चलेगी और ब्रेक होते चलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे लास्ट में चीज़ें ध्यान रखना, एसिटाइल को एंजाइम यही बनता है हर जगह। तो ये एक तरीके से रिएक्शन रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। एसिटाइल को एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सट्रेट है, लास्ट में चीज़ें एसिटाइल को एंजाइम तक ही पहुँचती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखनी है, एसिटाइल को एंजाइम ये तक लास्ट तक चीज़ें पहुँचेंगे। खींचिए खींचना है, यहाँ से इसका टूटने का काम रहता है। सबसे पहली स्टेप आती है इसकी, आती है वो एक्टिवेशन की। एक्टिवेशन किससे होता है, एक्टिवेशन इस तरीके से होता है हमारा थायोकाइनेज एंजाइम की सहायता से, जिसमें क्या जुड़ता है हमारा इस तरीके से AMP, जो एसिटाइल को एंजाइम ये आगे जुड़ता है इस तरीके से। फैटी एसिड होता है, सिंपल सी बात है, इसमें ध्यान रखना ही तो ATP से AMP बन जाएगा। दो इस तरीके से ADP मॉलिक्यूल का यूज होता है फैटी एसिड से। और उसके अलावा क्या यूज होता है, एंजाइम यूज हो रहा है हमारा एसिटाइल को एंजाइम ए सिंथेस का यूज हो रहा है, जिससे क्या बन जाएगा फैटी एसाइल को एंजाइम ए, जो हमने उसमें ही पढ़ा था जब हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे। फैटी एसाइल को एंजाइम ए ये बनता है। ये किस में बना, मैं सही ढंग से लिख देता हूँ, फैटी एसाइल को एंजाइम ए ये बनता है। ये किस में बनता है हमारा साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन जितनी भी होती है वो आती क्या होती है हमारे एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे पहुँचेगा, तो उसके लिए आता है हमारा कार्निटिन शटल। कार्निटिन शटल का क्या होता है, तो कार्निटिन एक तरीके से एसिटाइल को एंजाइम में, मान लीजिए फैटी एसाइल को एंजाइम में होता है, फैटी एसिड को एंजाइम में वो क्या करता है कार्निटिन से जुड़ जाता है, प्लस कार्न किसकी सहायता से जुड़ता है, कार्निटिन से। ये जुड़ता है हमारा कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1। तो कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 से मिलके कार्निटिन और सिंपल सी बात है एक तरीके से फैटी एसिड एसाइल को एंजाइम में कॉम्प्लेक्स बनाता है, पास बढ़ जाता है। फिर कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2 की सहायता से क्या होगा, फिर दोबारा बन जाएगा हमारा फैटी एसाइल को एंजाइम है। तो कार्निटिन 1 और 2 यूज होता है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज,
1 और 2 यूज हो रहा है, लास्ट में फैट ये किस में ट्रांसफर हो पा रहा है इसमें। अब पहुंच गया हमारा कैसा है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी मेन प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऑक्सीडेशन बात करें चलें या डिहाइड्रेशन बात करें चलें, वो एक ही बात है, तो इसलिए ये प्रक्रिया इसमें होंगी, दो बार होती है मेन। एनर्जी सोर्स इसमें मेन वही आता है, इस तरीके से ध्यान रखें। सबसे पहले रिएक्शन होती है हमारी ऑक्सीडेशन की। फैटी एसिड को एंजाइम का सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन होता है, पहले निकलता है हमारा FADH2, हाँ, और डीहाइड्रोजनेज होता है रिएक्शन इसमें। फिर इसके फिर क्या बन गया हमारा ट्रांस इनोइल को एंजाइम ये बन गया। कि सिंपल सी बात है, एक तरीके से आपको हाइड्रोजन कहाँ से निकला हुआ है, अंदाजा लगाइए कहाँ से निकला हुआ है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन निकलने वहाँ से निकला हुआ है तरीके से, जो अल्फा और बीटा वाला बीच में बॉन्ड बनना था, वहाँ से हाइड्रोजन निकले होंगे, वहाँ पे क्या बना हुआ है इस तरीके से डबल बॉन्ड बने होंगे। जहाँ तक आप जैसे एज्यूम करके देखिए, अब मैं हर चीज़ तो लिख के दिखाऊंगा नहीं आपको। एज्यूम कीजिए तो क्या बन जाएगा, इनोल बन जाएगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब मैं थोड़ी बहुत फैटी एसिड ही बताया था, एक एसिड लगाते हैं यदि सिंगल बॉन्ड होता और इनोइक एसिड लगाते हैं इस तरीके से, तो इसमें इनोइल बन जाता है इस तरीके से, ट्रांस इनोइल को एंजाइम ये बन जाएगा, इनोइल बन जाएगा, इनमें ध्यान देना इनोइल बन जाएगा, कोई डबल बॉन्ड आ चुका है इसमें प्ले लिस्ट में हमारे। फिर क्या होता है हमारा इस तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन वाली रिएक्शन होती है, यानी कि H2 को हम जोड़ेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन वाली रिएक्शन आई इस तरीके से हमारी। और हाइड्रोक्सिलेज होती है, उसके नाम लिखने की जरूरत नहीं, बहुत कॉमन नाम है, इसके नाम के पीछे डीहाइड्रोजनेज के पीछे हाइड्रोक्सिलेज, इसमें ऐसा इतना तो आप लिख ही सकते हैं। तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया। अब हाइड्रोजन एज्यूम कीजिए आप डबल बॉन्ड पे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, बीटा वाली साइड जुड़ेगा, अल्फा वाली साइड पर, दूसरी साइड तो सिंपल सी बात है वो है, तो वो जुड़ता है इस तरीके से हमारी इस तरीके से बीटा वाली साइड पे। अल्फा वाली साइड पे तो याद जुड़ा तो वहाँ पे तो नेगेटिव बॉन्ड ना रखा है ना, वहाँ पे कोई पॉजिटिव, एक तरीके से पॉजिटिव में ही मान लेंगे इलेक्ट्रॉन रखता है इस तरीके, ऑक्सीजन अपने पास दो एक्स्ट्रा में, तो वो सिंपल सी बात है, जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंट है और जहाँ से उसके आसानी से नहीं खींचेंगे इस तरीके से, वहीं पे जुड़ेगा ना वो। सिंपल सी बात है, ये शायद उसका नियम है, आप याद रख सकते हैं, इतना ज़्यादा केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बी ऑक्सीडेशन वाला होगा, और इस तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा इस तरीके से, क्या बन जाएगा हमारा इस तरीके से, बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में बन गया, बीटा पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। फिर सिंपल तरीके से फिर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन इस बार किया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन इस बार किया तो सिंपल सी बात है, हमारा जो था वो इस तरीके से पानी बन के निकल जाएगा, क्या होगा इस बार जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो सिंपल सी बात है इस तरीके से, या फिर हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या हुआ, तो जहाँ पे एक तरीके से वैसी तंगी हो रखी है इस तरीके से, तो हाइड्रोजन की ऊपर से और हमने हाइड्रोजन खींच रहे हैं, तो क्या होगा इस तरीके से, जो एक सिंगल बॉन्ड इस तरीके एल्कोहल था वो क्या बनेगा इस तरीके से, कीटोन बनेगा। पहले कीटोन या एल्डिहाइड होता है, यदि दोनों तरफ नहीं, इसमें तो बीटा की तरफ दोनों तरफ कार्बन है, इसलिए कीटोन बनेगा, तो क्या बन जाएगा इस तरीके से, कीटोन बन जाएगा। प्योर केमिस्ट्री चल रही है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए मैं काफ़ी इजी टॉपिक लगता है। तो कीटोन बन जाएगा इस तरीके से, तो कीटो एसाइल को एंजाइम है। तो आपको नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी रिएक्शन वाली बात रहती है कोई फैटी एसिड जो रहता है वो नॉर्मल में इतना सिंपल रहता है, उसका कॉन्स्टिट्यूट आप सिंपल सी बात है, मैं तो नाम लिख रहा हूँ, पूरा फॉर्मूला लिख लिख के भी समझा सकता हूँ मैं चाहे तो, इसलिए ये चीज़ें रहती है, तो कीटो एसाइल को एंजाइम ये बन जाएगा। फिर लास्ट में आती है हमारी रिएक्शन आती है, वो आती है हमारी थायोलेज वाली। थायोलेज रिएक्शन से क्या होता है हमारा, एसिटाइल को एंजाइम में तो अलग हो गया, और सिंपल सी बात है क्या रह गया हमारा एक तरीके से, फैटी एसिड रह गया, फैटी एसाइल को एंजाइम ही रह गया। तो फैटी एसाइल को एंजाइम ए बना, इसमें सिंपल सी बात है हमने को एंजाइम एक एक्स्ट्रा जोड़ा था, सिंपल सी बात थायोलेज रिएक्शन ये रहे, को एंजाइम में हमने एक एक्स्ट्रा जोड़ा,
जिसके कारण उसको टूटने में आसानी हुई। कीटोन बॉडी वाली साइड एक तरीके से वो कोएंजाइम ए वाली जो सिंपल सी बात है, एक तो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ था, एल्डिहाइड ग्रुप का कोएंजाइम ए, तो वो उसकी जगह अब सिंपल सी बात है हमारा नया कोएंजाइम ए जुड़ गया। इस तरीके से जो फैटी एसिड कोएंजाइम है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, इस तरीके से जो फैटी एसिड कोएंजाइम इधर की साइड था, तो एक ग्रुप तो ये बन गया, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए की तरह निकल गया, इसमें खाली बस एक कार्बन का जुड़ा हुआ है। तो कोएंजाइम ए जुड़ रहा है और एक कैसे यहाँ से कोएंजाइम ए बन के निकल गया। एक कोएंजाइम ए किस में जाएगा, सिंपल बात है टीसी साइकिल में जाएगा। और टीसी साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं हमारे, 10 एटीपी बनते हैं। अब सिंपल सी बात है इसमें कितने कार्बन कम हुए हमारे, एक तरीके से सिंपल सी बात है 2 कार्बन कम कम होंगे, क्योंकि ये तो CH3 का ग्रुप था ही, एक हमारा एक तरीके से वो कीटोन वाला सा ग्रुप मान लीजिए वो रहता है, और कोएंजाइम ये तो बाहर से जुड़ा हुआ है, वो तो बाद में आता जाता रहता है। तो इसलिए इसमें 2 कार्बन कम होते हैं हर साइकिल में, ये चीज़ ध्यान रखना कि हर साइकिल में 2 कार्बन कम होते हैं और हमें 10 एटीपी मिलते हैं, इस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में। तो ये चीज़ रहती है, 2 कार्बन निकलते हैं और हमें 10 एटीपी दे के जाता है। ये प्रोसेस चलती है बीटा ऑक्सीडेशन में। अब उसके आधार पर समझ सकते हैं कि किसी भी साइकिल को कितने कितने टाइम लगेगा। जैसे मैंने पालमेटिक और स्टीयरिक एसिड की बात कर रहा था, पालमेटिक एसिड में कितने कार्बन थे, बीच में 14 कार्बन, टोटल कितने हो गए, तरीके से 16 कार्बन हो गए। तो पालमेटिक एसिड में 16 कार्बन थे, तो उसमें कितनी साइकिल लगेंगी तरीके से हमारे, ध्यान रखिए पालमेटिक एसिड में हमारी लगेंगी तरीके से 7 साइकिल। क्यों लगेगी 7 साइकिल एक तरीके से, क्योंकि लास्ट में एक तरीके से हमारी साइकिल की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के तो हम साइकिल करेंगे नहीं। साइकिल कितनी लगेंगी हमारी 7, और एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे हमारे 8। जैसे पालमेटिक एसिड की बात करूँ तो मैं क्या फॉर्मूला बताया था, CH3 CH2 14 और COOH। और ये 14 के गाड़े साइकिल चलेंगे तो एक तरीके से 7 साइकिल मान लीजिए। ये सिंपल सी बात है, ये और ये जुड़कर एक तरीके से क्या बन जाएगा, एक तरीके से एक एसिटाइल कोएंजाइम ही बना लेगा, ये और ये जुड़ के, तो एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा, 7 साइकिल चलेंगे। और एसिटाइल कोएंजाइम कितने बनेंगे, मैं एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम ही, ये लास्ट में एसिटाइल कोएंजाइम ही हो जाएगा। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में से कितने बनेंगे, 8 × 10 एटीपी, यानी कि तरीके से 80 एटीपी बनी है। और साइकिल में कितने एटीपी मिल रहे थे, साइकिल में ध्यान रखें तो हमारे पास एक FADH2 बनना था और एक NADH2 बनना था। ये सिंपल है 1.5 एटीपी, 2.5 एटीपी कितने हो गए, एक तरीके से 4 एटीपी हो गए, कितने 1.5 और 2 थे, 1.5 और 4 एटीपी हो गए। 4 एटीपी 7 साइकिल चल रही है, यानी कि 7 × यानी कि तरीके से 28 एटीपी। टोटल एटीपी कितने बने हमारे, एक तरीके से 108। और सिंपल सी बात है शुरुआत में एटीपी से AMP बना था, यानी कि 2 एटीपी हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट में 2 फॉस्फेट ही कटे हैं, तो एक तरीके से 18 एटीपी, कुल मिला के 106 एटीपी का हमको नेट गेन हुआ है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पालमेटिक एसिड की बात कर रहा हूँ। हर किसी में पहले 108 नहीं 6 नहीं होंगे, प्रत्येक एंजाइम स्टेरिक में 18 होंगे, उसके आप निकालना कभी निकाले तो। इसलिए तो ये चीज़ आती है हमारा इसके बारे में। फिर मैं छोटे छोटे बारे में बात कर लेता हूँ, इसके रेगुलेशन के बारे में बात की जाए तो रेगुलेशन में इसमें मेन आता है हमारा फैटी एसिड सिंथेसिस होता है। हमारा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करता है, तो फैटी एसिड सिंथेसिस में बनता है हमारा मिथाइल कोएंजाइम, ये बन जाता है मेनोनिल मिथाइल मेनोनिल कोएंजाइम या मेनोनिल कोएंजाइम बनता है। तो मेनोनिल कोएंजाइम की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो क्या मेनोनिल कोएंजाइम में क्रिएटिन एसिड ट्रांसफरेज की 1 की मात्रा को कम कर देता है। तो क्रिएटिन एसिड 1 ट्रांसफरेज इस तरीके से कम होगा तो क्या होगा, इस तरीके से ऑक्सीडेशन कम होगा। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन सिंथेसिस एक तरीके से कम हो सकता है जब ऑक्सीडेशन कम हो, और सिंथेसिस में जो बनना है हमारा शुरुआती प्रोडक्ट वो क्या करता है, हमारे ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो उसके आधार पर एक तरीके से रेगुलेशन होता है। जो एक तरीके से इंसुलिन होता है या फिर इंसुलिन जो होता है एंजाइम, वो क्या करता है, हमारा इंसुलिन हार्मोन वो हमारी सिंपल सी बात है क्या चाहेगा कि फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कम हो, तो वो फैटी एसिड से ग्लूकोज कम बनना है, कोई इस तरीके सेल वाले ग्रुप पे पहुंच रहे हैं जिससे ग्लूकोज ही बनता है। जैसे टीसी से साइकिल काम नहीं कर रहा होता, हमारा ग्लूकोज ही बनेगा लास्ट में।
इसलिए वो इसको एसएल वाले जो ग्रुप तक पहुंचने से रोकना चाह रहा है। इसलिए क्या करेगा इंसुलिन, इस तरीके से इसको फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को रोकेगा, और ग्लूकागोन क्या करेगा इस तरीके से फैटी एसिड सिंथेसिस को बढ़ाएगा। वो क्या करेगा, मिनरल कोएंजाइम की मात्रा कम होगा, जैसे एक तरीके से इंडक्शन होगा जैसे क्रिएटिन एसएल ट्रांसफरेज को, और वो क्या रहेगा इस तरीके से हमारा इंक्रीज होगा इस तरीके से ऑक्सीडेशन। तो ये ऑड चेन फैटी एसिड के बारे में बात करें तो वो मैं पढ़ा चुका हूँ, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। तो ऑड चेन फैटी एसिड में बात करी चले तो जैसे जैसे निकलता जाता कार्बन, तो लास्ट में 3 कार्बन बचता है, और 3 कार्बन का सिंपल सी बात है ऑक्सीडेशन होगा नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है 2-2 के ग्रुप पे निकल रहे हैं, लास्ट में 2 का ग्रुप बचता नहीं है। तो इसलिए 3 कार्बन के क्या जो प्रोपेनॉल कोएंजाइम में बनता है। तो मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस में मैंने ये चीज़ बताई थी, मैं शायद दोबारा बता दूँ चाहे तो आपको। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, प्रोपियोनल कोएंजाइम में बनता है। प्रोपियोनिक कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज रिएक्शन इससे क्या बनता है सर, मिथाइल मेनोलिक कोएंजाइम में। मिथाइल मेनोलिक कोएंजाइम का फिर मैंने रिएक्शन बताई थी, B12 वाले एडिनोसाइल मान लो एंजाइम बनता है म्यूटेशन, जिससे क्या बनता है सक्सेनाइल कोएंजाइम में बनता है। सक्सेनाइल कोएंजाइम में किसका प्रोडक्ट है, TCA साइकिल का। TCA साइकिल में घुस जाता है लास्ट प्रोडक्ट हमारा। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर आ जाते हैं कुछ, कि यदि सिंपल सी बात है 2 डिसऑर्डर आ जाते हैं, 2 एंजाइम में 2 ही डिसऑर्डर हैं, इसके 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं। तो इससे प्रोपियोनिक कोएंजाइमिक कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो एक डिसऑर्डर हो जाता है इस तरीके से, जिससे मैं कहते प्रोपियोनिक एसिडीमिया मिलता है हमारे यूरिन में। तीसरा आता है सर मिथाइल मेनोलिक एसिड यूरिया, जिसमें क्या होता है इतने पहली स्टेप तो सही काम करते हैं, लेकिन मिथाइल मेनोलिल इस तरीके से काम नहीं करता है। मिथाइल मेनोलिल या फिर मिथाइल मेनोलिल को काम नहीं करता कि वो इस तरीके से जो एंजाइम हमारा चल रहा था एक तरीके से B12 वाला एंजाइम होता था, एडोनाइल B12 और म्यूटेज एंजाइम होता है, वो काम नहीं कर रहा था। या तो यदि मान के चले B12 से यदि सही हो रहा है तो इसका मतलब B12 वाला 12 की डेफिशिएंसी थी, B12 वाला एंजाइम कम काम कर रहा था। बाकी यदि सही नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है उसमें जो दूसरा एंजाइम यूज हो रहा था हमारा म्यूटेज का, उसकी डेफिशिएंसी है। तो ये चीज़ आप पहचान सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, मैं लिख के चाहे तो बता सकता हूँ आपको। ये होता है एक तरीके से ऑडी चेन फैटी एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले मैंने प्रक्रिया बताई थी। जिसमें प्रोपियोनिक कोएंजाइम में तो लास्ट में क्या है सक्सेनाइल कोएंजाइम क्रेसाइक्लिक प्रोडक्ट है, जिसमें क्या था प्रोपियोनिक कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज था, जिसमें प्रोपियोनिक कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो रही तो क्या हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिडीमिया हो जाएगा। डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा इस तरीके से प्रोपियोनिक एसिडीमिया। इसके केस में हम बताते तो कोफैक्टर तो या तो हो सकता है कि B12 की कमी हो तब ये चीज़ नहीं हो चल रही, और एक हो सकता है कि सर हमारे म्यूटेज एंजाइम है उसकी कमी हो। तो उससे होता है उससे क्या होगा मेथाइल मेनोलिक एसिड यूरिया हो जाएगा। तो एसिड यूरिया प्रोपियोनिल कोएंजाइम एसिड यूरिया और मेथाइल मेनोलिक कोएंजाइम एसिड यूरिया। याद रखें, आपको पूछ सकता है, ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछे होगी, काफ़ी ईजी हो जाता है इनका बताना, ये चीज़ हो जाती है। फिर हम आते हैं बच्चे कुछ ऑक्सीडेशन पे। और चीज़ों की ऑक्सीडेशन बात करें तो हमारा इसमें से बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, फिर हमारा आता है अल्फा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन की जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसमें वजह से COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे CH2, फिर क्या होता है यहाँ पे CH जुड़ा होता है, फिर यहाँ पे 2 मेथाइल ग्रुप जुड़े हैं CH3, फिर यहाँ पे CH2 वगैरह हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको जोड़ना आसान है नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है आपने एक डबल बॉन्ड बनता है फिर ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ को डबल बॉन्ड तो बन नहीं सकता, बहुत कर रहा है डबल बॉन्ड बना दे, तो इतना आसान नहीं है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना। फिर सिंपल सी बात है फिर हाइड्रोक्सिलेशन वाली प्रक्रिया में गड़बड़ आएगी। तो ऐसे में जब ऐसा कुछ कंडीशन आती है तो क्या क्या करता है हमारा, ये सिंपल सी बात है क्या बनता है हमारा, इस तरीके से ये रिएक्शन नहीं हो पाती है इस तरीके से। तो क्या ऐसे में ऑक्सीडेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा, या ऑक्सीडेशन किसका होगा हमारा, इस तरीके से अल्फा कार्बन का होगा। सेम रिएक्शन चलती है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस वही वाली रिएक्शन होती है, एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती, ये ध्यान रखना, इसमें एक्टिवेशन की रिएक्शन नहीं होती है। कॉमन एग्जाम्पल इसका रहता है हमारा, रहता है इसका पाइथेनिक एसिड रहता है, इसका एग्जाम्पल में ये चीज़ ध्यान रखिए, पाइथेनिक एसिड एग्जाम्पल रहता है। ये एक सिंपल सी बात है, मेन काम करता है हमारा ब्रेन सेल्स में काम करता है ये तरीके से ये वाला सिस्टम, और इससे रिलेटेड और कहाँ होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखना, ये इसमें मेन MCQ पूछेगा आपसे, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया था इसका।
तो इसमें क्या होता है, पाइथेनिक एसिड यूज होता है क्योंकि उसमें बीटा ऑक्सीडेशन मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ब्रेन सेल्स में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है वो आता है हमारा रेफसम डिजीज। रेफसम डिजीज सिंपल से होता है अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, उसमें रेफसम में डेफिशिएंसी हो जाती है, किसमें, अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की, इसमें डेफिशिएंसी अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है रेफसन डिजीज में, जिसके कारण क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारा पाइथेनिक एसिड का। जो क्या करता है हमारा इस तरीके से क्या करता है, सिंपल सी बात है, ब्रेन में हो रही है तरीके से तो न्यूरोपैथी करेगा, तो पॉली न्यूरोपैथी करता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, नर्व ड्वार्फनेस। तो ऐसे सिम्टम ज़्यादा इस तरीके इसका पूछ सकता है आपको, काफ़ी बार चीज़ें। अब वर्निक एंसेफेलोपैथी पूछ सोचने लग जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट हर किसी क्वेश्चन में, तो ये तरीके से एक अलग क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। सेरिब्रल अटैक्सिया मिलता है यहाँ पे, आप काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, सेरिब्रल अटैक्सिया भी मिल रहा है तो ज़्यादा सीधे वर्निक एंसेफेलोपैथी पे तुक्का मार के पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होती, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ाना है पूरा, क्या क्या ट्रीटमेंट डिफेक्ट है उसके। मेन इसमें क्या होगा, एक तरीके से RX क्या करेंगे, तरीके से मिल्क कंजप्शन को कम करेंगे। बाकी और भी ट्रीटमेंट होते हैं, ऐसी बात है कि ये चीज़ें होंगी। बस हम केवल बायोकेमिस्ट्री की तरफ से बातचीत कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ खाने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड होती हैं, इसके आधार पर हम ट्रीटमेंट वगैरह पूरा डिसाइड करते हैं। बायोकेमिस्ट्री हम मेडिसिन के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए मिल्क कंजप्शन होता है, क्योंकि मिल्क कंजप्शन में एक तरीके से कई तरीके काफ़ी मात्रा में पाइथेनिक एसिड होता है, मिल्क कंजप्शन को अवॉइड करना होता है। तो रेफसन चीज इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, इसमें पाइथेनिक एसिड का एक्युमुलेशन होगा, तो उसके लिए का फिर यही होता है के लिए। फिर लास्ट आता है हमारा ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, इस तरीके से याद है ना, माइक्रोसोम में होता है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो CH3 वाला जो ग्रुप जुड़ रहा था हमारा CH3 CH2, इसी वाली प्रक्रिया में स्टार्ट हो जाता है सब चीज़, जो भी सब चीज छिट्रियाँ हैं, तो ये एक तरीके से कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या ऐसे होगा, इस तरीके से कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज, सबसे पहले एक तरीके से एल्कोहल वाला एक तरीके से सिस्टम आएगा, डिहाइड्रोजन वाला सिस्टम आएगा, जिसके कारण क्या होगा, इस तरीके से CH2 वगैरह वाला ग्रुप बनेगा, डॉन्ड हुआ। फिर क्या एक तरीके से COH वाला बॉन्ड बनेगा। फिर क्या होगा, एक तरीके से ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बन जाएगा लास्ट में, एसिटिक एसिड बन जाएगा यहाँ पे। फिर ये इस तरीके से कहाँ होगा, जहाँ पे बीटा ऑक्सीडेज, फिर इस तरीके से बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकता है इस तरीके से। तो ये चीज़ें हो जाती है। कहाँ पाया जाता है ये ओमेगा ऑक्सीडेशन, ये पाया जाता है डेफिशिएंट्स फाउंड इन, कहा जाता है जहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा हो। तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा हो तब ये एक तरीके से पाया जाता है। अब सिंपल सी बात है, हम लास्ट टॉपिक आज के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा फैटी एसिड सिंथेसिस का, जो कि सिंपल सी बात है काफ़ी मतपेची हमारी हो गई है इसमें, तो हम ख़त्म कर रहे हैं फैटी एसिड को भी एक तरीके से। फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में बात करी जाए तो ये सिंपल सी सारी जगह होता नहीं है, ये जहाँ पे फैट वगैरह का हकीकत में ज़रूरत होती है, जहाँ पे फैट से तेरे एनर्जी बनानी है तो लिवर में जाएगा, और कुछ बनाना है तो सिंपल सी बात है क्या होगा, इस तरीके से हमारे क्या कहते हैं, जैसे लंग में हो सकता है, जैसे लंग में सर्फेक्टेंट बनते हैं, और इस तरीके से मेमोरी ग्लैंड में कोई एडिपोज टिश्यू हुआ है, वहाँ पे एक तरीके से इसका यूज होता है। तो फैटी एसिड का ध्यान रखना, क्या क्या होता है इसका सिस्टम, ये चीज़ ध्यान रखनी हो।
कहाँ कहाँ पर होता है? तो लिवर में होगा एक तरीके से, मेमोरी ग्लैंड में होगा, और कहाँ होता है हमारा एक तरीके से, क्या कहते हैं, एडिपोस टिश्यू में होता है। तो वहाँ पे तो फैटी एसिड ही जमा हो रहा था, एडिपोस टिश्यू में तो होगा ही। ये कुछ सोचने वाली बात है नहीं है। एडिपोस टिश्यू में होता है, लंग्स में हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड बनाना है। ये पैटर्न चलता है हमारा फैटी एसिड के बारे में, ये से याद आने के। अब सिंपल सी बात है, फैटी एसिड को सिंपल सी सिंथेसिस वाली प्रक्रिया कहाँ हो रही है? तरीके से साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो साइटोप्लाज्म के लिए सिंपली ऑक्सीडेशन वाला रूल से निकालना पड़ेगा, उसको साइटोसोल में साइटोप्लाज्म में लाना पड़ेगा एक तरीके से। तो एसिटाइल कोएंजाइम वगैरह जो इकट्ठा हो रहा है इस तरीके से, तो क्या करते हैं इस तरीके से, एसिटाइल कोएंजाइम बात करें चलें तो कैसे बॉन्ड बनाता है ऑक्सैलो एडिसिड। तो कितनी बार बता चुका हूँ मैं ये रिएक्शन। तो एक्सैलो एसिडेट से बना के क्या बनता है हमारा सिट्रेट, पता है ये चीज़ को, पता है होनी ही चाहिए ये चीज़, तो अब तो पता होना चाहिए। सिट्रेट क्या करता है फिर ट्रांसपोर्ट कर देता है इस तरीके से, इसमें आ जाता है साइटोसोल में, आ गया इस तरीके से। साइटोसोल में आते ही क्या बन जाएगा इस तरीके से, सिट्रेट, यहाँ पर सिट्रेट हो जाएगा इस तरीके से, साइटोसोल बाद सिट्रेट, और उससे क्या निकल गया तो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम निकल गया। ये यहाँ पे किस में था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में था, और ये किस में आ गया इस तरीके से, हमारा साइटोप्लाज्म में आ गया। तो ये तरीके से हमारा पैटर्न रहता है इसका। क्या होता है, पहले सिट्रेट बनता है, सिट्रेट फिर ट्रांसपोर्टेड हो जाता है आसानी से, फिर कहाँ पर आ जाता है एक तरीके से इसमें आ जाता है हमारे ऐसे साइटोसोल में। तो ये एक तरीके से पूरा पैटर्न रहता है हमारे इस रिएक्शन का। इसमें बात करी जाए तो सबसे पहले क्या होता है, एक तरीके से एक्टिवेशन वाली स्टेज आती है। पहली स्टेप आएगी हमारी एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या होता है, एक से कार्बोक्सिलेशन होता है हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए का, कार्बोक्सिलेशन है तो बायोटीन यूज होगा ये हमारा। तो इसलिए इसमें ये चीज़ होती है हमारी, क्या बनता है हमारा मेनोरियल कोएंजाइम ए बनता है, एटीपी यूज होता है इसमें। ये चीज़ है। तो इतनी ये चीज़ जान रहे हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रक्रिया है। सो आपका फैटी एसिड नहीं सिंथेसिस हो ज़्यादा, हाँ मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। तो फैटी एसिड सिंथेसिस ज़्यादा मत होने देना, अपना एनर्जी कंज्यूम होती है बहुत ज़्यादा इसमें। तो इसलिए फैटी एसिड हो गया, यहाँ से क्या हो गया तेरे मेनोनिल कोएंजाइम बन गया। अब मेनोनिल कोएंजाइम से आगे थोड़ा सा टिपिकल चीज़ें आती है एक तरीके से हमारी। तो मेनोनिल कोएंजाइम से बात करूँ पहले एक तरीके से, एक रिएक्शन में बता देता हूँ। एसिटाइल सिस्टीन है, सी से लगे तो सिस्टीन एच, फिर क्या बन गया इसमें एसिटाइल सिस्टीन वाला ग्रुप बन गया, कोएंजाइम में निकल गया, और मिथाइल ये रिएक्शन रहती हैं। इस रिएक्शन में ध्यान रखना है एक तरीके से, हमारा एक तरीके से मेन उद्देश्य कि एक तरीके से हम कंडेंशन वाली प्रक्रिया होती है जिसमें हम सिंपल सी बात है बार बार हम जोड़ते रहते हैं चीज़ें, कि एक तरीके से जोड़ने वाला सिस्टम जो होता है इसमें हम एक पे एक जोड़ते चलेंगे तभी तो हम चैन बनाएंगे, तो वो हमारी प्रक्रिया चलती रहे, इसलिए ये चीज़ आती है। इसके आगे की रिएक्शन तो सेम ही रहेंगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इस प्रकार ये चीज़ है, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी आपको याद रखने वाली चीज़ें। इसको मैं एक्सप्लेन करने में मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग वेस्ट होगा, आपको भी समझ में आए नहीं आए, सिंपल सी बात है, मैं समझा तो दूंगा लेकिन आपको दिमाग बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा आपका इस तरीके से। लास्ट में समझाना इसमें आसान है, लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ प्रक्रिया क्यों हुई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर सबसे पहले हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, एसिटाइल एसी
कौन सी थी, ये वाला प्रोडक्ट था हमारा, जो कि किससे बना रहा है, ACP, यहाँ पर किसे, मिनोइल, ACP मिनोइल से। ACP मिनोइल और एसिटाइल ACP मिनोइल क्या होगी, तरीके से कंडेंशन की प्रक्रिया हो गई तरीके से, इनमें कंडेंशन की प्रक्रिया हो गई तो सिंपल सी बात है, एक तरीके से CO2 निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया में ये ध्यान रखना, कंडेंशन होता है इस तरीके से, CO2 निकलता है और क्या होता है, इस तरीके से CESH भी निकल जाता है। तो क्या बनता है, एक तरीके से हमारे पास 4 कार्बन वाला आइटम बन जाता है इस तरीके से, बीटा कीटो एसाइल ACP। फिर जो इस तरीके से फैटी एसिड सिंथेसिस वाली स्टेप आ रही थी, एक तरीके से कीटो वाला लास्ट में आ रहा था उसमें, वो सारे प्रोडक्ट को हम रिपीट कर देंगे रिएक्शंस को उल्टे में। कीटो ये फिर हाइड्रोक्सिल वाला ग्रुप आ रहा था, हाइड्रोक्सिल ACP, फिर क्या था, हाइड्रोक्सिल से ऊपर क्या था, इनोइल आ रहा था, इनोइल ACP, और लास्ट में आ रहा है इस तरीके से हमारा आ जाएगा ब्यूटेराइल, ब्यूटेराइल ACP। ब्यूटेराइल ACP के बाद ध्यान रख रहे हैं क्या हो रहा है, इस तरीके से हमारे ACP वाला जो ग्रुप था, जो कि पहले किनसे, ब्यूटेराइल ACP है, वो क्या करेगा, इस तरीके से एक्सचेंज करेगा जो किससे, एसी वाले ग्रुप से। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए वाला ग्रुप था, वो एसी से एक्सचेंज हुआ, ये एसी से एक्सचेंज होगा इस तरीके से, एक्सचेंज विथ SE वाले से एक्सचेंज होगा। अब ऐसे में SE वाला जो ग्रुप था, इसे CE वाला, SH वाला था यार, SH में CE को काफी है, तो जहाँ पे इससे पहले एक कार्बन था, अब किसके कार्बन आ गए, तरीके से 4 कार्बन आ गए। अब ऐसे सिंपल साइकिल अब चलती जाएगी, तो इसमें सिंपल वेज सिस्टम में संख्या बढ़ती चली जाएगी, तरीके से साइकिल फिर चलती चली जाएंगी, तरीके साइकिल घूमेगी घूमेगी घूमेगी, लास्ट में हमारे पास सिंपल सी बात है कितना बन सकता है, ज़्यादा पालमेटिक एसिड बन गया, पालमेटिक एसिड बन गया। थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है प्रक्रिया, मेरे ध्यान रखना है कि आपको चीज़ें जोड़नी है। ACP थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट होता है। ACP का मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो क्या होती है, ACP की फुल फॉर्म रहती है हमारे तरीके एसाइल कैरियर प्रोटीन रहता है, इस तरीके से कैरियर का काम करता है, इस तरीके से ये काम रहते हैं इनके। सिंपल सी बात है सर, ये चीज़ जानना, कंडेंशन वाली प्रक्रिया थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी नहीं आती है, बाकी की और कुछ नहीं है। इसमें कंडेंशन वाली प्रक्रिया होती है जिसमें सिंपल 2 कार्बन और 3 कार्बन मिलकर CO2 निकाल के 4 कार्बन वाला ग्रुप बनाए थे। वे 4 कार्बन वाला सिंपल से ज़्यादा एक्सचेंज करेगा तो वो 2 कार्बन वाले की जगह ले लेगा, तो 4 यहाँ पहले 2 कार्बन यूज हो रहे थे, इस तरीके से वहाँ 4 कार्बन आ जाएंगे। तो ऐसे प्रकार चलती रहेगी, दो कार्बन जुड़ते चले जाएंगे। जैसे पहले 2 कार्बन अलग अलग हुए थे, धीरे धीरे करके अब 2 कार्बन है वो जुड़ते जुड़ते चले जाएंगे। इस तरीके से सिंपल सी बात है सिस्टम रहता है हमारा। इसका रेगुलेशन की बात करके चलें तो सिंपल सी बात है, इसमें मेन रेगुलेशन होता है वो आता है हमारा किस पे, एसिटाइल कोएंजाइमिक कार्बोक्सिलेज पे रेगुलेशन आता है इसमें। अब रेगुलेशन किस पे, कौन कौन रेगुलेट करेगा, इस तरीके से इंसुलिन और ग्लूकागोन तो रेगुलेट करेंगे। फिर उसके अलावा करता है हमारा सिट्रेट एलोस्टेरिक रेगुलेशन करता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन करता है, सिट्रेट रेगुलेशन करता है एसाइल कोएंजाइमिक ट्रांसफरेज को। एसाइल कोएंजाइमिक कार्बोक्सिलेज को कौन रेगुलेट करता है, पॉजिटिव सिट्रेट रेगुलेट करता है। उसके अलावा इंसुलिन और ग्लूकागोन करते रहेंगे। वो सिंपल सी बात है, सिंथेसिस कौन कराना चाहेगा, इस तरीके से हमारा इंसुलिन कराया जाएगा, वो डीफॉस्फोराइलेशन करता है इसका, और जो हमारा ग्लूकागोन है वो इस तरीके से इनएक्टिव करेगा, इसलिए वो फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो इसलिए हमारा एक फैटी एसिड वाला पूरा चैप्टर था, वो फैटी एसिड का मामला था वो ख़त्म हो गया। फिर हम धीरे धीरे और जो छोटे छोटे टॉपिक है लिपिड के उनको कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझाने का प्रयास करूँगा। आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी क्या होता है मेन, जैसे इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हुआ और कीटोन बॉडी जो है इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम ढंग से चर्चा करेंगे। इसमें मेन आपको ध्यान रखना है फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन याद रखना, थोड़ा सा मेन आपसे ध्यान रखना कि कौन कौन से होते हैं। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकता है केमिस्ट्री के रूप में। मेन क्वेश्चन आता है बीटा ऑक्सीडेशन पे और फैटी एसिड सिंथेसिस पे क्वेश्चन आता है, जिसमें थोड़ा सा कंडेंसर वाली प्रक्रिया आपको याद रखनी है कि 2 और 3 कार्बन से जुड़ के सिंपल 4 कार्बन वाला अणु बन जाएगा। ACP का जोड़ना याद रखना प्रत्येक स्टेप में,
बाकी की सिंपल सी बात है, उस पूरा का पूरा मामला सेम ही है। कीटो, फिर कीटो हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल के बाद इनॉयल, वो तो सेम ही चल रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इनॉयल हाइड्रोक्सिल वगैरह पूरे वो तो चीज़ें सेम ही रहेंगी बीटा ऑक्सीजन सेडिएशन सिंथेसिस में। शटल ध्यान रखना, उसमें कौन सा शटल चल रहा था, जैसे कार्निटिन वाला शटल चल रहा था, इसमें सिट्रेट वाला शटल चल रहा था। सिट्रेट चाहिए आपको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। ऑक्सी एक्टिवेशन की प्रक्रिया एक तरीके से दोनों में सिंपल सी बात है सेम ही रहती है। एक तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन वाली प्रक्रिया रहती है, उसमें एसाइल वाला ग्रुप जुड़ता है एक तरीके से, और बाकी सेम रहती है। डिजीज रेफसम चीज़ें थोड़ी सी याद रखने के लिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से ये लेक्चर ख़त्म हुआ। ये न्यू ईयर के बाद वाला लेक्चर है मेरा है, तो इसलिए ये चीज़ आप याद रखें, पढ़ते रहिए। नया साल अच्छा जाए आपके लिए।